Bismillahirrahmanirrahim. I am your lecturer, Miss Amber. Today our lecture, third lecture of commercial geography. Topic is physical, economic and the social factor suitable for fishing. First of all, it is very important chapter for your long question or short question point of view. In board, final board exam, इसमें से 90% चांसेस होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यानी कि ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिशिंग का चैप्टर है, माहीगिरी इसको उर्दू में कहा जाता है। व्हाट इज़ फिशिंग? फिशिंग होती क्या है? डेफिनेशन देखिएगा, द आर्ट ऑफ कैचिंग फिश फ्रॉम द ओशंस, रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स एंड द पोन्ड्स ऑफ फॉर डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज इज कॉल्ड फिशिंग। अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो फिशिंग होती है वो दो तरह से मतलब ट्रेड की जाती है, एक कंज्यूम की जाती है, वो एक होती है डोमेस्टिक यूज़ के लिए और दूसरी कौन सी होती है? कमर्शियल यूज़ के लिए। डोमेस्टिक यूज़ मींस कि जो लोग मतलब फिशिंग फार्म्स वगैरह सिर्फ अपनी कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं या अपनी कंजम्पशन के लिए लगाते हैं, वो क्या कहलाती है? डोमेस्टिक फिशिंग कहलाती है। कमर्शियल तिजारती पैमाने पर जो लेन देन के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए जो लेन देन किया जाता है मछलियों का, वो कमर्शियल आपकी माहीगिरी कहलाती है। उर्दू में देखिएगा, समंदरों, दरियाओं, नदी नालों, झीलों, नहरों वगैरह से ज़ाती या तिजारती मकासद के लिए मछली को पकड़ना क्या कहलाता है? माहीगिरी कहलाता है। अच्छा, मछली की आप लोगों को भी होता है कि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो इट इज़ द सोर्स, मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड, यानी कि ये इंसान की बेसिक खुराक का जो ज़रिया होती है। बेसिक खुराक के अलावा ये विटामिन ए और डी आपको पता है कैल्शियम से रिलेटेड है, उसका ज़रिया होती है। इसके अलावा जौन सा है प्रोटीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम लोग जौन सा है इससे हम लोग प्रोटीन गेन करते हैं फिश से। इसके अलावा भी बहुत सारी इंसानी इस्तेमाल है जिसमें मछली का इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है। आगे देखिएगा, ये जो पोर्शन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनमें से टाइप्स ऑफ फिश में से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आपके और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से वो पिक कर सकता है। ओवरऑल का ये एक इदारा है, इंस्टीट्यूट है स्मिथसोनियन, जो कि ओवरऑल द वर्ल्ड काउंटिंग मछली के हवाले से, फिशिंग की काउंटिंग के हवाले से कि दुनिया में इकसाम किस तरह, रिसर्च सेंटर आप इसको कह सकते हैं कि ये एक रिसर्च सेंटर है। ओवरऑल द वर्ल्ड इसके मुताबिक 40,000 दुनिया में इकसाम है। 40,000 इकसाम में से जो 25,000 इकसाम ऐसी हैं जो कि समंदरों में रहती हैं और जो 15,000 जो इसकी काइंड्स हैं वो ऐसी होती हैं जो कि ताज़ा पानी में, जैसे कि नहर होती है, रिवर होता है, यानी कि बहता हुआ पानी होता है, उसमें रहती हैं। मेन टाइप्स ऑफ फिश कौन कौन सी मेन टाइप है? नंबर 1 इसमें आ जाता है प्लेजिक फिश। ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है आपसे पेपर में और एमसीक्यूज में, ये वाले पॉइंट भी बहुत दफ़ा आए हुए। नंबर 1 है प्लेजिक फिश, इसको उर्दू में कहा जाता है कम गहरे पानी की मछली, यानी कि ये ज़्यादा मतलब गहरे पानी में नहीं रहती और तकरीबन दुनिया में ऐसी मछलियाँ, पूरी दुनिया का 30% ऐसी मछलियाँ मौजूद है। इसमें जो मेन काइंड्स आ जाती हैं वो ट्यूना फिश आ जाती है और मैकरल जो है वो आ जाती है। इसके बाद डिमर्सल, ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है। डिमर्सल फिश या इसको डीप वाटर फिश भी कहा जाता है, गहरे पानी की मछलियाँ। ये तकरीबन 200 मीटर बिलो पानी में जौन सा है वो रहती हैं और इसमें जो काइंड्स हैं इसकी, ये कोड है, हेडवॉक है, हैलीबट है, सोल है, स्नेपर है और ये दुनिया का तकरीबन दुनिया में 20% दुनिया का है, ये पाई जाती हैं। इसके बाद आ जाती है एनाड्रोमस फिश, एनाड्रोमस या इसको माइग्रेटेड फिश भी कहा जाता है। इसमें आ जाती है सैल्मन फिश। सैल्मन फिश के बारे में फेमस है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली मछली है, इसमें सैल्मन आ जाता है और ये क्या करती है, ये वैसे तो ओशन में होती है लेकिन ये माइग्रेट कर जाती है रिवर में, यानी कि ये रिवर में चली जाती है, उसके बाद दोबारा फिर 1 साल के बाद ये ओशन में दोबारा वापस आ जाती है, इसलिए इसको माइग्रेटेड फिश भी कहा जाता है। फोर्थ और लास्ट काइंड है इसकी फ्रेश वाटर फिश, ताज़ा पानी की मछलियाँ, इसमें रहू आ जाती है, ट्राउट आ जाती है और रेनबो फिश आ जाती है। ये जैसे पॉन्ड्स वगैरह में, कैनाल्स वगैरह में, रिवर्स वगैरह में ये रहती हैं और ये भी जो है वो अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह बदलती रहती हैं। अच्छा, मेन फिजिकल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर ऑफ फिशिंग, दोज आर द फिजिकल फैक्टर्स and these are the economic factors.
देखिएगा, सबसे पहले यानी कि फिजिकल फैक्टर्स, दोज फैक्टर्स विच इज़ कंसर्न द फिजिकल एक्टिविटीज़। इसमें शैलो सी वाटर यानी कि मछलियों के लिए दुनिया में तकरीबन मछलियों की ऐसी इकसाम है जो कि 99% कम गहरे पानी में रहती हैं। इसके बाद एब्रप्टिव कोस्ट यानी कि शिकस्ता साहिल, टूटा फूटा साहिल या शिकस्ता साहिल मछलियों की अफजाइश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शिकस्ते साहिल की वजह से मछलियों के अंडे और इनके जो बच्चों की अफजाइश है वो अच्छी हो जाती है। उसके बाद फिश फूड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आ जाती है मछली क्या खाती है। प्लांक्टन इज़ अ मेन फूड ऑफ फिश, ये कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे मोटे जो कि मछली की खुराक का जरिया है। उसके बाद टर्बुलेंट वाटर यानी कि मतलातम पानी, ऐसा पानी जो कि हरकत में होता है, जो कि हरकत पजीर होता है, वो मछली की अफजाइश के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। इसके बाद आ जाते हैं आपके ओशन करंट्स यानी कि समंदरी रोएं। समंदरी रोएं की वजह से मछली अपनी खुराक इजीली हासिल कर पाती है। एक और आपको पता है कि समंदर में गर्म पानी और सर्द पानी बाज़ात ये रोएं मिलकर मुतदिल पानी का वजह बनती हैं, जिसमें मछली जो सा है वो आसानी से रह सकती है। मछली की अफजाइश के लिए ना तो ज़्यादा गर्म पानी और ना ही जो सा है वो ठंडा पानी ज़रूरी होता है, बल्कि इसके लिए टेम्परेचर नॉर्मल। इसके आगे क्लाइमेट ही है। क्लाइमेट यानी कि मछली की अफजाइश के लिए तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो सा है वो क्लाइमेट वो ज़रूरी होता है। उसके बाद साहिल, साहिल जहाँ पर होते हैं वहाँ पर लोगों की खुराक का ज़रिया यानी कि मछली को पकड़ने में भी आसानी रहती है। लोग जो वहाँ के करीबी अगर वहाँ पे ज़राअत नहीं है तो साहिल की वजह से लोग आसानी से मछली को पकड़ सकते हैं। उसके बाद जंगलात, लाजमी सी बात है मछली की ट्रेड के लिए जंगलात का सबसे अहम रोल है, क्योंकि लकड़ी से ही कश्तियाँ बनती हैं जिसके थ्रू जो सा है वो मछली को पकड़ पाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक फैक्टर, मुआशी अवामिल। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने कॉमर्स में डिस्कस की हुई हैं। देखें, मेन जो बिजनेस के लिए चीज़ होती है वो आपका कैपिटल होता है। कैपिटल सरमाया, इट इज़ सेम लाइक एज द ब्लड और बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि सरमाए के बगैर कोई भी कारोबार पॉसिबल नहीं है, चाहे वो फिशिंग हो चाहे वो कोई एनी अदर बिजनेस हो। कैपिटल इज़ मोस्ट नेसेसरी। इसके बाद आ जाता है आपके चीप लेबर, सस्ते मजदूर। आप जो सा है वो सस्ते मजदूर यानी कि फिशिंग फार्मिंग के लिए आपके पास सस्ते मजदूर होने चाहिए। उसके बाद मॉडर्न इक्विपमेंट, जदीद आलात के थ्रू ही आप जो सा है वो मछली को पकड़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हज़ारों तरह की किस्में हैं। और इसी तरह कारोबार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी कुछ ऐसी हैं जिसमें जदीद आलात को प्रमोट किया जा रहा है। मॉडर्न बोट्स एंड शिप्स, जदीद कश्तियाँ होनी चाहिए और जहाज़ होने चाहिए जिसके थ्रू जो ट्रेड है वो आसानी से मुमकिन हो सके। इसके बाद मार्केट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट्स, लाजमी सी बात है मछलियों को पकड़ने के बाद कहाँ पर वो जाएंगी, मार्केट्स में। अब आपकी मार्केट्स डिफरेंट तरह की होती है, बाज़ात परफेक्ट मार्केट है और बाज़ात इम्परफेक्ट मार्केट। अगर तो आपकी सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग टू नहीं होती तो प्राइसेस ऑब्वियसली बात है हाई होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें मार्केट्स में मोनोपोली क्रिएट होती है। लोग अपनी इजारादारी बना लेते हैं और इसी वजह से फिर प्राइसेस क्या होती हैं, हाई होती हैं। उसके बाद फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये ऐसी चीज़ है पेरिशेबल गुड्स में आती है। पेरिशेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज़ ईजीली आप कह लें ग्रिफन, जो कि ईजीली ख़राब हो सकती हैं। ग्रिफन गुड्स इनको भी कहा जाता है, गिफन गुड्स भी कहा जाता है। यानी कि इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होगी तो मार्केट्स में आसानी से ये चीज़ें नहीं पहुंचेंगी, और जब मार्केट में नहीं पहुंचेंगी तो इनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्टोरेज हाउसेस, इसके लिए बाकायदा वेयर हाउस ऐसे बनाए जाते हैं, कोल्ड हाउसेस बनाए जाते हैं जहां पर मछली को क्या किया जा सकता है, महफूज किया जाता है। यानी कि अगर ये पेरिशेबल गुड्स में अभी बताया कि पेरिशेबल गुड्स में आती है, मछली को महफूज करने के लिए बाकायदा से स्टोरेज हाउसेस या फिर वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इसमें अब गवर्नमेंट ने भी जो सा है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है लोगों को कि वो अपनी जो ये फ़िशिंग फार्मिंग है उसको प्रमोट कर सकें। यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसमें जो सा है वो आसानी पैदा की है, किसके लिए, ट्रेडर्स के लिए। आज जो हम लोगों ने सारा डिस्कस किया है वो माहीगीरी के लिए मौजू तबी और मुआशी अवामिल। इस चैप्टर में दो ही सवाल है, एक अहम माहीगाहें हैं यानी कि इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स हैं, और इसके अलावा जो फिज़िकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं।
फिजिकल फैक्टर्स जो कि हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है। जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं इनका काफ़ी हद तक इख्तियार इंसान के पास होते हैं। देखिए ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसका कंट्रोल हमारे पास है। सरमाया, पर्सन ने लगाना है, चीप लेबर, ये भी ऑब्वियसली बात है, मॉडर्न इक्विपमेंट, बोट, शिप्स, मार्केट्स, फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। जबकि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं इनमें काफ़ी हद तक आपके नेचुरल फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। कम गहरा पानी फिशेस के लिए सही रहता है। इसी तरह एब्रप्टिव कोस्ट है यानी कि शिकस्ता साहिल, प्लांटिंग जहाँ पर मछली वहाँ पर रहती है जहाँ पर उसको इजीली खुराक अवेलेबल होती है। इसके अलावा टर्बुलेंट वाटर है यानी कि जो आपका मूवेबल वाटर है। उसके बाद ओशन करंट्स हैं, क्लाइमेट है, आबोहवा है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि मछली की अफजाइश के लिए कितना जो है वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद साहिल ट्रेड को प्रमोट करता है यानी कि साहिल जहाँ पर होते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली बात है जो ट्रेड है वो ज़्यादा पॉसिबल होती है। जंगलात करीब अगर साहिल के हैं तो वहाँ पर भी ट्रेड मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है। सेकेंड टॉपिक, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन हैं। एक वो था कि इसके इकोनॉमिक और फिजिकल फैक्टर्स, एंड सेकेंड क्वेश्चन है दुनिया की अहम माहीगीरी के जो खित्ते हैं मेन वो कौन कौन से हैं। ये सवाल बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो उनसे है वो इलाके 6 आ जाते हैं। नंबर 1 इज़ नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक यानी कि शुमाली मगरबी बहरुल काहिल। नंबर 2 पे आ जाता है नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक, शुमाली मशरक़ी बहरे ओकियानूस। उसके बाद थर्ड आ जाता है द नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, इसमें आ जाता है शुमाल मगरबी बहरे ओकियानूस। नंबर 4 पर आ जाता है नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक यानी कि शुमाल मशरक़ी बहरुल काहिल। 5 पे आ जाता है द सेंट्रल वेस्ट साउथ अमेरिका, जनूबी वस्ती अमेरिका का मगरबी खित्ता। उसके बाद नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ इंडियन ओशन यानी कि बहरे जो हिंद का खित्ता है, यानी कि ये तमाम जो समंदरी इलाके हैं दुनिया के उनको ये कवर करता है। अब दुनिया में देखते हैं कि मछली कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, किस किस खित्ते में। पहला आ जाता है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक। ये दुनिया का 33% जो हम मछली हासिल करते हैं वो शुमाल मगरबी बहरुल काहिल से हासिल करते हैं। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट जोन है जहाँ से मछली पकड़ी जाती है। उसके बाद इसमें जो चाइना है वो पहले नंबर पे है यानी कि चाइना है, जापान है, कोरिया है, ताइवान है, फिलिपाइन है और रशिया है। लेकिन चाइना दुनिया में पहले नंबर पे है मछली पकड़ने के हवाले से। और ये दुनिया का 25% यानी कि अगर शुमाल मगरबी बहरुल काहिल 33% दुनिया का प्रोड्यूस करता है तो 33% में से जो 25% है वो चाइना प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये पहले नंबर पे है। जापान इसमें दुनिया में तीसरे नंबर पे है और रशिया जो सा है वो 7वें नंबर पर है। इसमें जो मछली पकड़ी जाती है वो कौन सी होती है, इसमें हेरिंग है, सरडाइन है, मैक्रल है, सैल्मन है, बोनीटो है और ट्यूना फिश जो है वो यहाँ पर पकड़ी जाती है। यहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई है। यहाँ पे जो इकोनॉमिक और फिजिकल फैक्टर है वो इजीली अवेलेबल है क्योंकि ये तमाम के तमाम ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप कंट्रीज़ हैं। इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, लेबर, मार्केट्स, ट्रांसपोर्टेशन वो तमाम की अवेलेबिलिटी है वो इजीली है। सेकंड आ जाता है नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक, शुमाली मशरक़ी बहरे ओकियानूस। ये दुनिया का मछली पकड़ने में सेकंड लार्जेस्ट जोन है और ये दुनिया का 25% जो मछली है वो यहाँ से हासिल होती है। इसमें शैलो वाटर फिश ज़्यादा आती है, कम गहरे पानी की मछलियाँ यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। इसमें तकरीबन 3 लाख स्क्वायर मील एरिया है जहाँ से जो वो मछली है वो पकड़ी जाती है। यहाँ पे जो सबसे फेमस जो आप कह लो साहिल है वो है डोगर बैंक। डोगर बैंक के नाम से है जो फेमस दुनिया में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक में जो मेन साहिल है वो डोगर बैंक के नाम से फेमस है। उसके बाद तीसरा जो लार्जेस्ट जोन है वो है नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, शुमाली मगरबी बहरे ओकियानूस। ये जो एरिया है कोस्टल एरिया, इसका जो साहिली इलाका है वो कनाडा से अमेरिका तक यानी कि इसका जो इलाका है वो पाया जाता है। यहाँ पर जो इलाके हैं वो ग्रैंड सेंट पैरी है, बेंक्योरे है और जॉर्जियो है, सेपल आइलैंड। ये तमाम आइलैंड हैं जहाँ से जो सा है वो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ के लोगों का भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई है। लिविंग स्टैंडर्ड हाई होने की वजह से लोगों के पास जो फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स वो इजीली अवेलेबल है यानी कि यहाँ की आबोहवा, मॉडरेट वाटर है, प्लैंकटन है यानी कि लोगों मछलियों की जो खुराक है वो इजीली अवेलेबल है।
कटापटा यानी कि साहिल यहाँ पे मौजूद है जिसमें मछलियाँ इजीली अफजाइश पाती हैं, इसलिए यहाँ पर जो सा ये दुनिया का 3rd जोन है मछली पकड़ने के हवाले से। उसके बाद आ जाता है नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक, शुमाली मगरबी बैरुल काहिल। ये जो इलाका है ये नॉर्थ वेस्ट अमेरिका इसके ये कहाँ तक है, अलास्का और कैलिफोर्निया तक, यानी कि ये इलाका कहाँ से कहाँ तक है, अलास्का और कैलिफोर्निया, जहाँ पर जो सा है वो मछली पाई जाती है। ये जो है मछली पकड़ने में पिल्चर्ड यहाँ पर मछली अवेलेबल होती है, ट्यूना अवेलेबल होती है और क्रैब्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर यहाँ के लोगों का भी लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इजीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये दुनिया में 4थे नंबर पे ये जोन आता है। नंबर 5 पे देखिएगा द सेंट्रल वेस्ट साउथ अमेरिका, जनूबी अमेरिका का वस्ती मगरबी खिता। यहाँ पे जो इलाका फैला हुआ है वो चिली और पेरू, और जो पेरू का इलाका है वो दुनिया में तकरीबन मछली पकड़ने के हवाले से वो 2nd पोजीशन में आता है, यानी कि चाइना पहले नंबर पे आता है मछली पकड़ने के हवाले से, इसी तरह जो पेरू का इलाका है ये 2nd पोजीशन में आता है दुनिया में मछली पकड़ने के हवाले से। यहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है, यहाँ पर भी फिज़िकल और यानी यहाँ का क्लाइमेट, यानी कि यहाँ की प्रोडक्शन, यहाँ पे जो जहाज़ वगैरह हैं, बोट्स वगैरह हैं, उनकी अवेलेबिलिटी वो ज़्यादा है। मॉडरेट क्लाइमेट है इसलिए यहाँ पर मछली जो है वो ज़्यादा पकड़ी जाती है। मॉडरेट क्लाइमेट में आपको पता है कि मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ जो मछलियाँ पाई जाती हैं उनमें मैकरल है और पोम्पेनो मछली है वो पाई जाती हैं। उसके बाद लास्ट आ जाता है नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ इंडियन ओशन, बहरे हिंद का खिता। बहरे हिंद के खिते में इसमें आ जाता है इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, बर्मा और पाकिस्तान। इन तमाम कंट्रीज़ में मछली पकड़ने के हवाले से बहरे हिंद में जो पहले नंबर पे है वो इंडिया आता है। उसके बाद इसी तरह इंडोनेशिया, बांग्लादेश, बर्मा और पाकिस्तान में आते हैं। यहाँ पे ट्राउट, रहू और मैकरल, कोड यहाँ पे फ़िश पाई जाती है। यहाँ के लोगों के यहाँ का क्लाइमेट नॉर्मल है इसलिए मछली की अफजाइश अच्छी होती है, लेकिन यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। बाज़-औक़ात इकोनॉमिक और फिज़िकल फैक्टर्स में इन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम आती है जिसको गवर्नमेंट की मदद से कोशिश किया जाता है कि मीट किया जा सके। यानी कि ये तमाम एरियाज़ आप लोगों ने ऐसे ही माइंड में रखने हैं। इसके अलावा ये स्पेसिफिक आपकी बुक में अवेलेबल है टॉपिक, अगर आपको कोई डिस्कस करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस डिस्कशन के हवाले से। ये जस्ट आपने चीज़ें याद रखनी है, ये याद रखने इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने ये चीज़ कैसे करनी है, फलां करना है, ये इलाके आपने याद रखने हैं। इस इलाके देखें आप, अगर ओवरऑल द वर्ल्ड मैप देखें तो उसमें आप लोगों ने देखना है कि बहरुल काहिल कहाँ पर मौजूद है, बैरुल हिंद कहाँ पर मौजूद है, बहरे ओकियानोस, यानी कि दुनिया में अगर समंदर है तो वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। इसी तरह अगर इलाके हैं चाइना में, चाइना ही होगा। बाज़ बच्चे लिख देते हैं भाई कराची, भारत में कराची है फलां, इस तरह के आपने इलाके गलत नहीं लिखने पेपर में भी। ये याद रखना है कि किस समंदर के साहिल पर कौन सा एरिया लगता है, यानी कि यहाँ पर अगर बहरे ओकियानोस है तो यहाँ पे यूएसए और कनाडा लगता है। अगर बहरुल काहिल है तो इसके साथ चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, ये आपने मैप ज़रूर देखना है दुनिया का कि मैप में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। उसके अलावा देखें जैसे बहरुल काहिल है इसके साथ अलास्का और कैलिफोर्निया है, इसी तरह अमेरिका में चिली और पेरू है, और इसी तरह अगर बहरे हिंद के साथ जो साहिल लगते हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, जैसे कराची में आपको पता है वो बहरे हिंद का समंदर है। इंडोनेशिया, बांग्लादेश और बर्मा के साथ भी कौन सा आपके कोस्ट लगते हैं, वो बहरे हिंद के कोस्ट लगते हैं।